जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में यूपी टेट 2021 का एग्जाम जो फाइनल एग्जाम 23 जनवरी 2022 को हुआ था उस पेपर के ईवीएस वाले पार्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों मैं अजय मौर्य आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म टीचिंग विद स्किल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार और बेहतरीन क्लास। प्यारे साथियों, रफ्तार सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों जैसे पेड़ पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता एवं पारिस्थितिक जटिलता जो आनुवांशिक प्रजाति और इकोसिस्टम के स्तर पर भिन्नता को दर्शाती है और यह प्रकृति को संतुलन प्रदान करती है। दोस्तों जैव विविधता कहलाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी गलत वाला बताना है हमसे, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जैसे एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सत्य है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये असत्य है। नीले ज्वाला से जलने वाला, ये भी सत्य है। उच्च ऊष्मीयमान, ये भी सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। क्योंकि दोस्तों मीथेन गैस जो होती है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है और एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम दो मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक, जैविक के अंतर्गत आते हैं सजीव जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, और अजैविक में आते हैं निर्जीव तत्व जैसे मिट्टी, जल, हवा, प्रकाश और तापमान। इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मकर रेखा है, तो ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 22.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ में या 23 डिग्री साउथ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में। क्योंकि दोस्तों मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर एक काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ के लिए है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ऑप्शन है डॉक्टर आर डी मिश्रा। दोस्तों डॉक्टर आर डी मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर विराटकर, दोस्तों डॉक्टर विराटकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दी थी। और डॉक्टर ओणम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जानते हैं। और डॉक्टर एजी टॉन्सले, दोस्तों इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर एजी टॉन्सले थे, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एजी टॉन्सले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाया जाता है जल में। क्योंकि कारण क्या है दोस्तों इसका, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में प्राकृतिक रूप से मिट्टी और चट्टानों में आर्सेनिक मौजूद होता है जो भूजल में मिल जाता है, इसलिए यहाँ के जल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेन शैडो प्रभाव। क्योंकि दोस्तों नमी की कमी और तापमान बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहा जाता है। इसी कारण दक्कन का यह हिस्सा शुष्क रह जाता है दोस्तों, हमारा इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 1960 में, 1975 में, 1972 में या 1962 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। तो ऑप्शन है सूर्य ताप, ऊष्मा बजट, सौर्य स्थिरांक या सौर्य ऊर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सौर्य स्थिरांक कहलाती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य की किरणों के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक
कहा जाता है? दोस्तों इसका औसत मान लगभग 1.366 किलोवाट किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? दोस्तों हम इन चारों देशों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया गया है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। यूएसए से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई है। दोस्तों इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो ऑप्शन है शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जीवाणु या मांसाहारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मांसाहारी जो है सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ऑप्शन है शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती या ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जैविक खेती, क्योंकि दोस्तों इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और प्रदूषण कम होता है। इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, जैविक खेती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। WWF से आशय है। तो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉर फंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण मापने से संबंधित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। दोस्तों चारों ऑप्शंस को हम बारी बारी से जानेंगे। सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी पाई जाती है, रॉकीज में उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, एंडीज में कोटोपैक्सी नाम की एक जागृत ज्वालामुखी है, हवाई में यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, यहाँ माउना लोआ जैसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एंडीज में कोटोपैक्सी नाम की एक जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या यमुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को या दक्षिणी तारे को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहला, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन है 1972, 1985, 1981 या 1973। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, 1973। दोस्तों इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और ये अपने बाघ अभ्यारण्य और दुर्लभ प्रजाति के 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य या हिंदू व मुस्लिम के मध्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन पहला से हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वशासन की संयुक्त मांग रखना था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन है राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, गुजरात में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य। और दोस्तों 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? तो ऑप्शन है चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु का मापन किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? तो ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949 या 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोमैग्निफिकेशन है? तो ऑप्शन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि या जीव के आकार में वृद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या मृदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कवक जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे साथियों, रफ्तार सीरीज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए टीचिंग विद स्किल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।